लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि हील इफेक्ट की अगर बात की जाए, या फिर हील इफेक्ट से पहले अगर अपन रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब की बात करें, तो रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब मोस्ट एडवांटेजियस एक्स रे ट्यूब थी, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई। डबल फोकल एरिया वाले रोटेटिंग एनोड वाले, हीट भी अच्छे से रिमूव होते थे, हाई एनर्जी की एक्स रेज निकलती थी। दैट मीन्स ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब। उसके बाद अपन ने बात की थी हील इफेक्ट की। हील इफेक्ट क्या बोलता है कि कोई भी एक्स रे ट्यूब है, उसमें दो चीज़ें, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड की तरफ एक्सरेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द एनोड साइड, बिकॉज एनोड साइड में क्या होता है कि एनोड खुद एक हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल होता है और वो अपनी तरफ जितनी भी रेडिएशंस आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट मीन्स जो आपको फाइनल बीम मिलती है उसके अंदर एनोड की तरफ कम इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की और कैथोड की तरफ ज़्यादा होती है। तो इन सबको कंपनसेट कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए। एक ऑप्शन होता है एनोड में एंगल देके, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जब भी डायग्नोसिस करो तो पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है उसमें से जो थिकर पार्ट है, दैट मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, थिकर पार्ट को आप कैथोड की साइड प्लेस करो, दैट मीन्स पोजीशन करो, और थिनर पार्ट को एनोड की साइड, ताकि जो लो एनर्जी और हाई एनर्जी का जो इम्बैलेंस आ रहा है वो कंपनसेट हो सके। ऑब्वियसली बात है, हाई डेंसिटी को एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, लो डेंसिटी को कम चाहिएगी, तो हाई एनर्जी को आप हाई डेंसिटी को आप कैथोड की तरफ रखो, बिकॉज कैथोड की तरफ हाइयर एनर्जी एक्सरेज आ रही हैं और एनोड की तरफ लोअर एनर्जी एक्सरेज आ रही हैं। तो उस वक्त या फिर उस साइड आप थिनर बॉडी पार्ट को रख सकते हो। तो इस तरीके से हम हील इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं। अब जैसा कि जब अपन स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त एनोड एंगल नाम करके एक टॉपिक आया था, और एनोड एंगल के अंदर हमने एक लाइन लिखी थी, एनोड एंगल इज गिवन टू अचीव द लाइन फोकस प्रिंसिपल, कि दैट मीन्स लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए हम एनोड में एंगल देते हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था कि लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स जो आज का अपना टॉपिक है वो है फोकल स्पॉट साइज एरिया। स्टार्टिंग हम फोकल स्पॉट साइज एरिया से करेंगे और एंडिंग हम यहाँ पे लाइन फोकस प्रिंसिपल पे करेंगे। अब दोबारा कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। अगर आपके पेपर के अंदर टॉपिक या फिर क्वेश्चन फोकल स्पॉट साइज का आता है, तो भी आपको फोकल स्पॉट साइज से स्टार्ट करके उसको लाइन फोकस प्रिंसिपल पे ख़त्म करना है। और अगर लाइन फोकस प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता है तब भी आपको फोकल स्पॉट साइज एरिया से स्टार्ट करके लाइन फोकस प्रिंसिपल पे ख़त्म करना है, बट उस वक्त हेडिंग आपकी लाइन फोकस प्रिंसिपल रहेगी। तो दैट मीन्स ये कि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। मैटर इतना ही है कि हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, एक दूसरे को समझाना भी बहुत ज़रूरी है इन दोनों टॉपिक्स को। तो अब अपन स्टार्टिंग करते हैं फोकल स्पॉट साइज की, या फिर फोकल स्पॉट एरिया क्या होता है। द एरिया ऑफ द टारगेट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सरेज आर जनरेटेड इज कॉल्ड फोकल स्पॉट एरिया और फोकल स्पॉट साइज। जैसा कि आप रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड में देखते हो कि जो टारगेट होता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं और उसमें से एक्सरेज निकलती हैं। तो दैट मीन्स कि टारगेट का वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होने का मतलब जहाँ पे टकराएंगे वहीं पे एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। दैट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं, वो एरिया क्या कहलाता है, फोकल स्पॉट एरिया और फोकल स्पॉट साइज। एक बार दोबारा इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द टारगेट, दैट मीन्स टारगेट का वह क्षेत्र इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड किए जाते हैं, एंड एक्सरेज आर जनरेटेड, और एक्सरेज जनरेट होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, इज कॉल्ड, उसे फोकल स्पॉट एरिया कहा जाता है या फिर फोकल स्पॉट साइज कहा जाता है। यूजुअली फोकल स्पॉट की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेना, SPOT आएगा। यूजुअली फोकल स्पॉट इज डिफाइंड इन 2 वेज। दैट मीन्स कि अब अपन फोकल स्पॉट एरिया या फोकल स्पॉट साइज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर 2 वे के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। वो कैसे?
फर्स्ट है आपका एक्चुअल फोकल एरिया। तो दैट मीन्स जैसा कि अभी अपन ने डेफिनेशन में भी बात की थी, दो चीज़ें थी आपके पास यहाँ पे, एक वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं और दूसरा वो एरिया जहाँ से एक्सरे जनरेट हुए। तो दैट मीन्स इन दोनों चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे किया? द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज इज द एरिया ऑन द एनोड दैट इज स्ट्राइकिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड वाला, दैट मीन्स कि टारगेट का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं, या फिर इसको अगर दूसरे वे में अपन बात करें कि टारगेट का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? एक्चुअल फोकल एरिया कहलाता है। द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज इज़ द एरिया, एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज वो क्षेत्र है ऑन द एनोड, कहाँ पे? एनोड का, एनोड का वो क्षेत्र है दैट इज स्ट्राइक बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्टिव फोकल एरिया। दैट मीन्स दूसरे फोकल एरिया, दो अभी अपन ने बात की कि दो वे में डिफाइन किया जाता है। तो एक तो हो गया आपका एक्चुअल फोकल एरिया और एक हो गया इफेक्टिव फोकल एरिया। अपन इसको बात कर सकते हैं कि जो आपका फोकल स्पॉट साइज है या फिर फोकल स्पॉट एरिया, उसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक्चुअल और एक इफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, जो दूसरे एरिया बच गया, दूसरा क्षेत्र बच गया जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कहलाएगा। The effective focal spot size is the length and width of the emitted X-ray beam as projected down the central axis of the X-ray tube. दोबारा से समझना है इसको। The effective focal spot size is the length and width. Effective focal spot size क्या है? Length और width किसकी? That means लंबाई और चौड़ाई। अब किसकी है वो देखते हैं। Of the emitted X-ray beam, जो एक्सरे बीम एमिट हो रही है ना, जो फाइनली आपको जो एक्सरे बीम मिलती है, उस बीम की लेंथ और विड्थ क्या है? एज प्रोजेक्टेड डाउन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब। कौन सी एक्सरे बीम की बात हो रही है? वो एक्सरे बीम जो कि एक्सरे ट्यूब की सेंट्रल एक्सिस के डाउन के अंदर प्रोजेक्टेड होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, जो कि आप डायग्राम्स के अंदर नीचे एक कॉन बीम बनाते हो। दैट मीन्स उस एक्सरे बीम की जो लेंथ और विड्थ है, वही क्या कहलाता है? इफेक्टिव फोकल एरिया। दैट मीन्स जो एक्सरे जनरेट हो रही हैं, वो जो एरिया है वो आपका क्या कहला रहा है यहाँ पे? इफेक्टिव फोकल एरिया कहलाता है। द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। अब अगर इन दोनों को कंपेरिजन किया जाए, द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। दैट मीन्स कि जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज है वो एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज से हमेशा कम होता है। कंफ्यूज मत होना, दोबारा से समझ लो इसको। फोकल स्पॉट साइज टारगेट का वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, एक्सरेज निकलती हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्चुअल और इफेक्टिव। एक्चुअल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं, इफेक्टिव दैट मीन्स जो एक्सरे बीम निकल रही है या फिर जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं उसकी लेंथ और विड्थ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखेंगे, इसका समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं टोटल फोकल एरिया की। फोकल स्पॉट एरिया जो अभी अपन बात की थी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, एक्सरे निकल रही है स्टार्टिंग, उसकी टोटल की बात करते हैं। इफ़ द फोकल एरिया इज़ वेरी स्मॉल, अगर फोकल एरिया बहुत कम हो, पेनम्ब्रा विल बी मिनिमम। तो पेनम्ब्रा क्या होगा? कम होगा। अब ये पेनम्ब्रा क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे अभी। एंड द पिक्चर शार्पनेस विल बी गुड बट हीट रिमूव इज़ डिफ़िकल्ट। बट हीट क्या होगी? डिफ़िकल्ट इज रिमूव। इस लाइन का मतलब क्या कि अगर आपका फोकल एरिया स्मॉल होता है तो वहाँ पे आपके पास में क्या होगा? इफेक्टिव फोकल एरिया भी स्मॉल होगा और एक्चुअल फोकल एरिया भी स्मॉल होगा, दोनों स्मॉल होंगे। इफेक्टिव फोकल एरिया का स्मॉल होने का मतलब है कि कम जगह से एक्सरेज निकल रही है, ठीक है। एक्चुअल का मतलब कम जगह पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सरे बीम आपको मिलेगी उसकी लेंथ और विड्थ कम होगी। अगर एक्सरे बीम की लेंथ और विड्थ कम होगी तो उसके जो किनारे हैं उस पर भी आपको स्कैटर्ड रेडिएशन कम मिलेंगे, ठीक है। और जो किनारों पे स्कैटर्ड रेडिएशन मिलती है, एज पे जो स्कैटर्ड रेडिएशन मिलती है, उसको पेनम्ब्रा कहा जाता है। मतलब साफ है कि अगर आप फोकल एरिया कम रखते हो
तो आपको पेनम्ब्रा कम मिलेगा। दैट मीन्स कि आपकी जो बीम थी ऑब्वियस सी बात है उसकी साइज़ भी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वहाँ पे पेनम्ब्रा कम मिलेगा। दैट मीन्स कि जो एजेस के ऊपर स्कैटर्ड रेडिएशन है वो कम मिलेगी। अब जैसा कि आपको बताया कि पेनम्ब्रा क्या है, एजेस के ऊपर स्कैटर्ड रेडिएशन ही पेनम्ब्रा कहलाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन आपको पता है कि इमेज को हमेशा ख़राब करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पेनम्ब्रा कम है, स्कैटर्ड रेडिएशन कम है। दैट मीन्स कि जो इमेज है उसकी शार्पनेस, उसकी क्वालिटी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। यहाँ तक समझ में है। बट हीट रिमूव डिफ़िकल्ट, हीट रिमूव डिफ़िकल्ट क्यों हुआ, बिकॉज जो एक्चुअल फोकल एरिया था वो भी आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। दैट मीन्स कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो सारे के सारे एनोड पे कम जगह पे टकरा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोड की कम जगह पे वो सारी की सारी हीट निकलेगी। अब उसको बाहर निकालना क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट। और अगर वही टारगेट के ऊपर अलग अलग जगह टकराए या फिर टारगेट के ज़्यादा एरिया पर टकराए तो क्या होगा, हीट आराम से निकल सकती है। तो दैट मीन्स अपने पास फाइनली रिजल्ट ये मिलता है कि अगर फोकल एरिया को आप कम रखते हो तो उससे पेनम्ब्रा कम होगा। पेनम्ब्रा कम होने का मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन कम होना, और अगर स्कैटर्ड रेडिएशन कम हो रही है दैट मीन्स इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है बट हीट नहीं रिमूव हो रही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कंपनसेट भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, वो आगे डिस्कस करते हैं अपन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम। अब अपन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। डायग्राम में देख सकते हो एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड की तरफ आपका फिलामेंट है, एनोड की तरफ आपके टंगस्टन का टारगेट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम आ रही है, फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, टकराएंगे। ए और बी दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो दैट मीन्स ए बी यहाँ पे क्या है, आपकी एक्चुअल फोकल एरिया। दैट मीन्स वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं। ए बी इज़ द एक्चुअल फोकल एरिया। फिर आप जैसे जो नीचे की तरफ डाउन में जो सेंट्रल एक्सिस के आपको एक्सरे बीम दिखाई दे रही है, इसकी जो लेंथ और विड्थ है विच इज़ जिसको डिनोट किया है इन्होंने सी डी से, वो आपकी क्या है, इफेक्टिव फोकल एरिया। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो और आपको भी समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव फोकल एरिया हमेशा एक्चुअल फोकल एरिया से कम होगा। दूसरी बात जो अभी अपन ने फोकल एरिया की बात की कि अगर टोटल जो आपका फोकल एरिया वो कम होता है तो पेनम्ब्रा कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, टोटल फोकल एरिया कम होगा तो इफेक्टिव फोकल एरिया कम होगा। इफेक्टिव फोकल एरिया कम होगा तो जो सी और डी पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, इसके किनारे पे जो रेडिएशन आएंगी, स्कैटर रेडिएशन, वो आपको कम मिलेंगी और वही क्या कहलाता है, पेनम्ब्रा कहलाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। बट उस वक्त क्या हो जाएगा, ए बी भी कम हो जाएगा, और अगर ए बी भी कम होता है तो हीट अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएगी। अब इसी का ऑपोजिट अगर अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर फोकल एरिया आप ज़्यादा रखते हो तो फोकल एरिया ज़्यादा रखने से क्या होगा, ए बी इंक्रीज़ होगा और सी डी भी इंक्रीज़ होगा। जब ए बी इंक्रीज़ होगा तो दैट मीन्स आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि हीट अच्छे से रिमूव हो जाएगी। बट अगर सी डी दैट मीन्स अफेक्टिव फोकल एरिया अगर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे बढ़ता है, तो इससे क्या होगा कि पेनम्ब्रा बढ़ेगा। पेनम्ब्रा बढ़ने का मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन का बढ़ना, और स्कैटर्ड रेडिएशन आपको पता है कि इमेज की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी डाउन हो चुकी है। अगर आप फोकल एरिया को बढ़ाते हो तो हीट तो रिमूव हो जाएगी बट इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर फोकल एरिया कम रखते हो तो हीट रिमूव नहीं होगी, इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। तो अब इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, देखते हैं, बैलेंस करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ द फोकल एरिया इज़ लार्ज, अगर दूसरी तरफ अपन बात करते हैं फोकल एरिया अगर बड़ा है, हीट विल बी रिमूव्ड क्विकली, हीट आसानी से रिमूव हो जाएगी, एंड द पिक्चर शार्पनेस विल बी रिड्यूस्ड, बट यहाँ पे पिक्चर की जो शार्पनेस है दैट मीन्स इमेज क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो अब इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, कंपनसेट करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय केयरफुल डिज़ाइन ऑफ द ट्यूब। दैट मीन्स कि अब ट्यूब की डिज़ाइन अपन थोड़ी सी चेंज करेंगे और उस ट्यूब की डिज़ाइन को चेंज करेंगे, इन दोनों चीज़ को बैलेंस किया जाएगा। दैट मीन्स कि इस तरीके से फोकल स्पॉट एरिया को रखा जाएगा ताकि इमेज की क्वालिटी भी अच्छी रहे और हीट भी अच्छे से रिमूव हो जाए। अब वो कैसे होगी, द टारगेट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज़ माउंटेड एट एन एंगल थीटा।
with respect to the motion of incident electron, so the X-rays will appear to come from a small focal area, whereas the electron bombardment relatively a large focal area. That means कि एक्सरे ट्यूब का जो टारगेट है इज माउंटेड एट एन एंगल थीटा, उसको आपने क्या कर दिया, थीटा एंगल दे दिया। डायग्राम जो आपने देखा था उसमें पहले से थीटा एंगल दे के फिर आपको वो डायग्राम दिखाया था, ठीक है। दैट मीन्स कि एनोड एंगल जो है वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एनोड में एंगल दे दिया इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। किसके संबंध में, जो आपके इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके संबंध में, उसके रिलेटिवली एनोड में एक थीटा एंगल दे दिया गया। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सरेज आ रही हैं, सो द एक्सरेज विल अपीयर टू कम फ्रॉम ए स्मॉल फोकल एरिया। दैट मीन्स कि जो एक्सरेज आएंगी वो कम फोकल एरिया से आएंगी। दैट मीन्स कि इफेक्टिव फोकल एरिया आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है आपको इफेक्टिव फोकल एरिया कम ही चाहिए था ताकि पेनम्ब्रा कम हो, और पेनम्ब्रा कम होगा तो इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। दैट मीन्स एनोड में एंगल दे दिया आपने, आपका इफेक्टिव फोकल एरिया कम हो गया, पेनम्ब्रा कम, इमेज क्वालिटी अच्छी। वेयर एज द इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट रिलेटिवली लार्ज फोकल है, जबकि जो एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट हो रहा है, वो अभी भी लार्ज है। दैट मीन्स कि एक्चुअल जो फोकल एरिया है वो लार्ज है। दैट मीन्स हीट भी अच्छे से रिमूव हो चुकी है। तो दैट मीन्स बात साफ सी है कि एनोड में जैसे ही आप एंगल देते हो तो एक्चुअल फोकल एरिया तो ज़्यादा हो जाता है और इफेक्टिव फोकल एरिया कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि हीट भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जो आपकी एक्सरेज आ रही हैं वहाँ पे आपको पेनम्ब्रा भी नहीं मिलेगा। और अगर पेनम्ब्रा नहीं मिलता है तो इससे क्या होगा, इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। दैट मीन्स कि एनोड में एंगल देके आपने दोनों चीज़ कंपनसेट कर ली, बैलेंस कर ली। Therefore, heat is removed quickly and also the picture sharpness is improved. This is known as line focus principle. That means कि एनोड में एंगल देके आपने क्या किया, हीट भी अच्छे से रिमूव कर ली और पिक्चर की जो शार्पनेस थी वो भी अच्छी हो गई। और ये जो सिद्धांत है यही क्या कहलाता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल कहलाता है। अब जैसा कि अपन ने एनोड एंगल में बात की थी कि एनोड एंगल अपन क्यों देते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए। आया समझ में वो चीज़ें कि लाइन फोकस प्रिंसिपल है क्या और ये क्यों, दैट मीन्स एनोड में एंगल क्यों दिया जाता है। द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव फोकल लेंथ एंड एक्चुअल फोकल लेंथ इज गिवन बाई। अब अपन बात करते हैं कि इफेक्टिव और एक्चुअल के बीच में रिलेशन क्या होता है। इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल फोकल लेंथ इंटू साइन थीटा, ये इसका रिलेशन है इफेक्टिव फोकल लेंथ और एक्चुअल फोकल लेंथ के बीच में। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, एनोड एंगल, वेयर थीटा इज द एनोड एंगल। थीटा के साइन फॉर्म में अपन ने यहाँ पे यूज़ किए, वेयर थीटा इज द एनोड एंगल एंड अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द लाइन फोकस प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि यहाँ पे थीटा एनोड एंगल है और जो अबव इक्वेशन है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, लाइन फोकस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर रही है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको लाइन फोकस प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि एनोड में जो अपन एंगल देते हैं वही लाइन फोकस प्रिंसिपल कहलाता है। दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी थ्योरी यहाँ पे समझानी होगी कि फोकल स्पॉट एरिया क्या होता है, एक्चुअल फोकल एरिया क्या होता है, इफेक्टिव फोकल एरिया क्या होता है। अगर अपन फोकल एरिया को बढ़ाते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, अगर इसको कम करते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, फिर इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तब जाके अपन यहाँ पे बताएंगे कि एनोड एंगल दिया जाता है क्यों, क्या कि इन दोनों चीज़ों को अपन बैलेंस कर सकें। और बैलेंस करने की ये जो विधि है यही क्या कहलाती है, जो सिद्धांत है यही क्या कहलाता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल कहलाता है। तो अब अगर आपका क्वेश्चन आता है किसका, फोकल स्पॉट एरिया, फोकल स्पॉट साइज, तो जिस तरीके से मैंने आपको ये नोट्स लिखाए हैं आपको एज इट इज़ पेपर में लिखने हैं, नो इश्यू। बट अगर क्वेश्चन आता है लाइन फोकस प्रिंसिपल का तो आपको हेडिंग चेंज करनी है लाइन फोकस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में नीचे का जो मैटर है वो आपको सारा का सारा एज इट इज़ लिखना है जैसा कि आप फोकल स्पॉट एरिया में लिखते आए हो। दैट मीन्स स्टार्टिंग करोगे आप फोकल स्पॉट एरिया से, एक्चुअल फोकल एरिया, इफेक्टिव फोकल एरिया, देन लाइन फोकस प्रिंसिपल। और है क्या ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स दोबारा से अगर इसको अपन डिस्कस करें कि
फोकल स्पॉट एरिया वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं और एक्सरेज निकलती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्चुअल और इफेक्टिव। एक्चुअल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, इफेक्टिव जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। अगर फोकल स्पॉट एरिया को आप बढ़ाते हो तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको क्या होगा, हीट तो जल्दी रिमूव हो जाएगी बट इमेज क्वालिटी डिक्रीज होती है। अगर आप इसको घटा देते हो तो क्या होगा, इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी बट हीट रिमूव नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों को कंपनसेट कैसा किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, एनोड में एक एंगल दे दिया। एनोड में एंगल देने के कारण क्या होगा कि जो एक्चुअल फोकल एरिया वो तो ज़्यादा हो जाएगा और इफेक्टिव कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हीट भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी और इमेज क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। और ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है जिसके थ्रू आपने एनोड एंगल दिया, ये क्या कहलाता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, अब एक और छोटी सी टर्म है जिसकी अपन अगर बात कर लेते हैं, जिसका पता होना चाहिए, वाइवा के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल फोकल एरिया टू द इफेक्टिव फोकल एरिया इज डिफाइंड एज द लोडिंग गेन। लोडिंग गेन आता है, दैट मीन्स कि अनुपात, एक्चुअल फोकल एरिया और इफेक्टिव फोकल एरिया का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, लोडिंग गेन कहलाता है। लोडिंग गेन एक्चुअल फोकल एरिया अपॉन इफेक्टिव फोकल एरिया। तो ये आपका लाइन फोकस प्रिंसिपल का टॉपिक था जो कि कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।